3 मेरे साथ यहाँ पर लड़कियाँ मौजूद हैं। मेरे साथ अदिति मिश्रा हैं जो कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की सेंट्रल पैनल की प्रेज़िडेंट चुनी गई हैं। दूसरी ख़ास मेहमान मेरे साथ गोपिका हैं और साथ ही मेरे साथ हैं दानिश अली जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं और गोपिका बाबू वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। तीनों का बहुत-बहुत शुक्रिया स्टूडियो में यहाँ आने के लिए। तो हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता आपके जैसा हो? चलिए आप बताइए, जब मैंने आपका नाम सुना कि आप भी इलेक्शन लड़ रही हैं, तो मुझे फ़ौरन एक डर ये पैदा हुआ कि एक मुस्लिम कैंडिडेट पहले तो मैं सोच रही थी कि शायद कोई पुरुष है। दानिश लड़कों का नाम भी हुआ करता है। फिर मुझे लगा कि ये तो इलेक्शन पोलराइज़ हो जाना बहुत आसान है, क्योंकि आप ये देखिए कि पिछले कई इलेक्शंस आप देख लें, बिहार का इलेक्शन भी देखिए तो बराबर हमें सीटें मुसलमानों को नहीं दी जाती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट, और उसका एक छोटा-सा और बहुत साधारण जवाब दिया जाता है कि इलेक्शन पोलराइज़ हो जाएगा। आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइए और साथ ये भी बताइए कि क्या आपको और आपके पैनल को ये डर नहीं था कि आपके होने से पोलराइज़ हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा? सबसे पहले जैसा आपने बोला कि मैं अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं इस इलेक्टेड जो जेएनयूएसयू बना है हमारा, उसमें जॉइंट सेक्रेटरी पद पे हूँ और मैं अभी हिस्ट्री डिपार्टमेंट से पीएचडी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और जैसा आप बता रही हैं, देखिए तमाम देश भर में जिस तरह का माहौल है, तो मुसलमानों के बीच में तो बहुत ज़्यादा दहशत में लोग रहते हैं। उनको पता होता है कि आप ज़रा भी अपनी आवाज़ उठाएँगे, तो कौन कब आके आपको जेल में डाल देगा, उसका कोई भरोसा नहीं होता। और जिस तरह की सरकार आज गवर्नमेंट में हम देखते हैं, आप देखिए कि उनके पास मुसलमानों को देने के लिए ना कोई सीट होती है, ना उनके किसी एजेंडा में मुसलमान आते हैं। वो बस मुसलमानों को यूज़ करते हैं सिर्फ़ एज़ अ विलेन बताने के लिए, कि एक सोसाइटी का पोलराइज़ेशन जो है, वो एक इस इश्यू पे हो जाता है कि आप हिंदू-मुस्लिम का डिबेट लगा देंगे, तो आपको तमाम जो चीज़ें आपको विकास के लिए करने की ज़रूरत है, उनसे आप बच जाएँगे। तो इस तरह का माहौल है। लेकिन जेएनयू, जैसा कि मेरे बाकी साथी भी आपको आगे बताएँगे, कि जेएनयू एक इस तरह का कैंपस है, जो अभी भी इस देश में एक ऐसा स्पेस बचा हुआ है, जहाँ पे अगर आप एक मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी से आते हैं, तो आपको वो तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन जो आपको देश भर में मिल जाएँगे, वो यहाँ पे फेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, मैं जब इलेक्शन लड़ रही हूँ, तो मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अगर मैं अपना कैंडिडेचर दूँगी, तो स्टूडेंट्स मुझे रिजेक्ट कर देंगे, या मेरे जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो मुझे सिर्फ़ इसलिए टिकट नहीं देंगे क्योंकि मैं एक मार्जिनलाइज़्ड बैकग्राउंड से आती हूँ। तो जेएनयू अभी भी वो बचा हुआ है। और रही बात रिप्रेजेंटेशन की, तो हमारे पैनल में हम ये हमेशा से जो भी संगठन रहे हैं, हम अलायंस में आते हैं। मैं आइसा से हूँ, अदिति आइसा से हैं, गोपिका हमारे साथ बैठी हैं एसएफआई से, सुनील हमारे साथी हैं डीएसएफ से। तो हम जब अलायंस करते हैं, तो हमारा एक उद्देश्य ये भी होता है कि हम एक रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर सकें, क्योंकि तमाम देश भर में आज रिप्रेजेंटेशन के नाम पे हम देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ वन कल्चर, वन नेशन, वन रिलीजन को थोपा जा रहा है। तो वही मैं आपसे कहूंगी कि पोलराइजेशन का डर तो नहीं है। यहाँ बैठे हुए देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई वीडियो का कार्यक्रम नहीं, ये कोई ख्वाब है। 3 अलग-अलग बैकग्राउंड की लड़कियाँ, आप साउथ इंडिया से आती हैं, आप नॉर्थ इंडिया से आती हैं, मैं ये अस्यूम कर रही हूँ, और आप मुस्लिम बैकग्राउंड से आती हैं। शायद ऐसे ही तो एक भारत का सपना हमने देखा था जहाँ सबके लिए जगह हो, कोई दानिश भी हो सकता हो, कोई अदिति भी हो, कोई गोपिका भी हो, सुनील भी हो, जिनको हमने यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। और नाइंसाफ़ी के लिए माफ़ी माँगती हूँ सुनील आपसे। मैं ये चाहती थी कि यहाँ पर लड़कियाँ ही आएँ और लड़कियों की आवाज़ बने। पुरुषों के लिए तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म, आपको किसी और रोज़ बुलाएँगे अगर सुनील ये कार्यक्रम देख रहे हैं। अदिति, मुझे ये बताइए कि मैं इनकी बात से को ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि ये सिलेक्शन जो कैंडिडेट्स का था, उसमें जब दानिश का नाम आया, जैसे मैंने कहा कि मुझे खुद, क्योंकि मेरी भी जो सामाजिक पहचान है उसको देखते हुए, अक्सर मैं तो कभी एक पत्रकार के तौर पे कार्यक्रम करती हूँ, तो मुझे मेरे वेल विशर्स कहते हैं कि आप पोलराइज़ करती हैं। तो मैं तो जब कोई बात करती हूँ, मैं तो कहती हूँ मुसलमान साँस लेता है तो भी पोलराइज़ कर देता है। तो दानिश को लेकर कोई ऐसी एक एप्रीहेंशन या कोई ऐसा था आशंका आपके मन में? बिल्कुल नहीं, मैं कहूँगी कि जेएनयू आज भी एक ऐसा जगह, मैं गोपिका और दानिश की अगर बात को आगे लेके जाऊँ, तो एक बाइनरी हम यहाँ देखते हैं पॉलिटिक्स का, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू का, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ऐसा आखिर क्यों होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पॉलिटिक्स ऐसा है, जेएनयू का ऐसा है। तो जेएनयू में जो एक क्लोज कैंपस है, वहाँ पे आप 9,000 स्टूडेंट्स हो गए हैं, आपको सबसे बात करनी होती है, आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ज़रिया है, मैं आपकी बात तक पहुँच रही हूँ। लेकिन फिर भी कैंडिडेट्स का ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी तक हमारे पास आए नहीं वोट मांगने। आपका पहला काम, आप
का ये है कि आप जाके बात करिए, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और चाहे गोपिका हो, चाहे दानिश हो, चाहे मैं या सुनील, हम कितने लोगों के सवालों का जवाब दे पाए, हम कितने लोगों से मिल पाए, कितने लोगों से बात कर पाए, उसकी कीमत ज्यादा होती है। बेशक जो बाहर की राजनीति है, चाहे वो कास्ट और चाहे वो जेंडर, चाहे वो रिलीजन पे हो, वो कैंपस में भी रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन क्योंकि जेएनयू में अभी भी पढ़ने लिखने वाले लोग, सोचने समझने वाले लोग हैं, तो इनफैक्ट वो आपसे जवाबदेही मांगेंगे कि रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। आप जब इस कैंपस के यानी अंदर, आप ये कह रही हैं कि अगर ये इतना खूबसूरत ये गुलदस्ता नहीं होता कि अलग अलग बैकग्राउंड से आई हुई लड़कियां होती, तो आपको जवाबदेही देनी पड़ती कि क्योंकि एक ही तरह के लोग क्यों हैं? क्या आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत शानदार बात है ये। कहाँ से आपके वोटर ये आए, कहाँ से 9,000 लोग? ये उसी कैंपस में वहां पढ़ने वाले लोग जो सोशल साइंस या इंजीनियरिंग से लेकर एसपीएस से लेकर संस्कृत में भी, वो सब लोग जब वोट देने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो पैनल में वो पूरा डिस्कोर्स होता है, पूरा डिबेट होता है, चाहे कास्ट पे, इस बार कास्ट पे बहुत डिस्कशन हुआ था, रिलीजन पे, कि हर इंसान, अगर कोई लीडर है, चाहे वो, अगर दानिश दानिश सिर्फ मुस्लिम होकर वहां पे लीडर नहीं बन सकती, वो किस तरीके से बोल रही हैं, किस तरीके से बात कर रही हैं, क्या वो अपनी बात को पहुंचा पा रही हैं सबके साथ, क्या वो सबका लीडरशिप ले पा रही है, ये भी एक सवाल होगा। उनका मुस्लिम होना भर ही एक फैक्टर नहीं है, लेकिन मैं फिर वो बात दोहराऊंगी कि फिर भी आपसे जवाबदेही मांगी जाएगी कि अगर आप दावेदारी रख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की, आप दावेदारी कर रहे हैं कि आप यूनियन को लीड करेंगे, तो आपको इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और उसके बगैर आप नहीं अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, नहीं चुने जा सकते हैं। तो जेएनयू ऐसा कैंपस है, और मुझे लगता है क्योंकि वो क्लोज कैंपस भी है, जिस तरीके की वहां का जो पॉलिटिक्स का नेचर है, पॉलिटिक्स का जो टोन भी है, वो इस तरीके से सेट है कि एबीवीपी भी जब बात करती है तो ये मुद्दे, चाहे वो महिलाओं के मुद्दे हों, क्वेयर तक तो अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन चाहे वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे वो जातिवाद के खिलाफ जो बात हो, ये सारी बातें उन्हें करनी पड़ती है, चाहे पढ़ाई लिखाई की तो बात यानी हो। आप ये कह रहे हैं कि एबीवीपी जैसा ऑर्गेनाइजेशन भी जो सीधे तौर पर उनके जो माता पिता हैं, जो आरएसएस से आते हैं, जो उनका कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये कहता है कि सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और उनके आरएसएस में अभी तक किसी महिला का कोई अस्तित्व भी देखने को नहीं मिला, वो भी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, आप ये कह रही हैं? नहीं, करते नहीं है कंपैरेटिवली। लेकिन अगर एबीवीपी को जेएनयू से बाहर देखा जाए और एबीवीपी को जेएनयू के अंदर देखा जाए? नहीं, अभी एक वाकया हुआ था जहां पे, ये इसमें दो चीजों में अंतर है कि उनकी मजबूरी ये कि वो, अरे नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, हम इस्लामोफोबिक नहीं हैं, हम कास्टिस्ट नहीं हैं, हम मिसोजिनिस्ट नहीं हैं, ये एक कहना, ये एक चीज है, या फिर ऐसे टॉक्स कराना जो कि बात करेंगे, इन मुद्दों को अपने वोकैबुलरी में लेकर आएंगे, वो एक चीज है। लेकिन अभी जो इलेक्शन से जस्ट पहले हमारे यहाँ स्कूल जीवीएम्स होते हैं, जहाँ पे कन्वीनर या काउंसलर्स जो है अपना रिपोर्ट 1 साल का या पिछला यूनियन 5 महीने का था देते हैं। उसके बाद जेएनयू के इलेक्शन का ये भी एक खास बात है कि स्टूडेंट्स ही इलेक्शन कमीशन में होते हैं, पूरा प्रक्रिया वो करवाते हैं, उनका भी चुनाव होता है और स्टूडेंट्स ही करते हैं चुनाव। उस दौरान किस तरीके से हमारी जो प्रेसिडेंट, हमारी वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक दलित महिला थी, हमारी जनरल सेक्रेटरी जो कि एक मुस्लिम महिला थी, उन सबको ऐसी बातें कही गई हैं, उनकी जुर्रत इतनी बढ़ी कि वो बिल्कुल नहीं हेजिटेट कर रहे हैं ऐसी बातें बोलने में कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम कोटा से आते हो, या तुम पाकिस्तान जाओ, नजीब को ढूंढो। ये सब बातें हो रही ये हैं सब जेएनयू में। हमारी एक कॉमरेड हैं जो कि अभी काउंसलर हैं, वो क्योंकि हिजाब पहनती हैं तो उनको कहा गया कि तुम आतंकवादी हो। ये बातें उनको बिल्कुल गुरेज नहीं है, ये बातें लोगों के मुंह पर, कैमरे के सामने, तो उनकी पॉलिटिक्स वैसी ही है। लेकिन जेएनयू है तो जेएनयू में उनको अपना मुंह बंद करके रखना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी, उनकी फितरत ऐसी है ना कि वो रुक नहीं पाते हैं, वो नेचर ऐसा है कि वो मारपीट करना उनकी फितरत है, वो करते हैं। ये सारी बातें कहना, वो कितना खुद को रोकते हैं लेकिन वो कहते हैं।
क्योंकि फितरत ही वही है जो फितरत आपने है कहा, उनकी उनकी पैदाइश इसी तरह से हुई है। मतलब मेरा मतलब आइडियोलॉजिकल हाँ जो अपब्रिंगिंग है उनकी। गोपिका, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि जब आप ये देखती हैं कि जिस तरह की पॉलिटिक्स जेएनयू के बाहर हो रही है और जेएनयू के अंदर, एक बार चलिए आप यहाँ नेता बन गई, आप स्टूडेंट यूनियन में अलग-अलग पोज़ीशंस पर आपने जीत हासिल कर ली। जब आप बाहर निकलेंगी जेएनयू से, तो क्या आप नेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहती हैं? सवाल का पहला हिस्सा ये है, और दूसरा हिस्सा ये है कि अगर लेंगी तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड आउट देयर। बिल्कुल अलग दुनिया है, आपकी सपनों की दुनिया जेएनयू की, जहाँ आपके जैसा कोई व्यक्ति जीत सकता है। जब आप बाहर निकलेंगी तो पॉलिटिक्स तो बिल्कुल अलग है। So, I have only done politics with SFI. Since the beginning of my college, I have been associated with SFI. So, we are also doing the politics of left that has not much reception outside of campus politics. And like you said in the beginning, the only state that has a left government is still only Kerala. And apart from that, the left is losing ground, and rightfully, I mean, it is losing ground, it's visible in front of everyone. But I feel like if you look at the politics outside of electoral politics, there is resistance, and the farmers movement have shown that the Modi government will have to bend their knees in front of these. आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, उसके बावजूद भी मैं ये कह रही हूँ कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है, इलेक्टोरल विक्ट्रीज वो रियल विक्ट्रीज हैं। तो जब तक अगर आप ऑपोजिशन में बैठे हैं, आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन अहम है कि आप इंटेलेक्चुअल स्पेस में उस बात को कहें, पत्रकारिता जगत में उस बात को कहें, लेकिन रियल पावर तो पॉलिटिशियंस के ही पास है। I would disagree a little there. I agree that electoral victories are real victories, but the victories of trade unions, the victories of AIKS, the victories of farmers, of students are also equally victories. And all of these places you can see that the left has made its mark in the sort of politics, because the left movement in the country knows how to mobilize people, how to give structure to a movement, how to make an organized resistance against the government, those in authority, and the left has been successful in capturing these spaces. तो फिर आपने अपने को ऑपोजिशन का स्पेस अपने लिए तय कर लिया है कि अगर जाहिर है इलेक्टोरल विक्ट्रीज अगर नहीं मिल रही है आपको एक स्टेट से बाहर, तो उसका मतलब आपका जगह जो है वो तो ऑपोजिशन में ही फिक्स हो गई। बल्कि ज्यादातर राज्यों में तो इतनी सीटें भी लेफ्ट की नहीं आती हैं जहां वो ऑपोजिशन भी बन सके। No, I'm getting to it, but my point is that we should not look at politics only electorally. If tomorrow, if I anyway will have to complete my PhD, then I won't be involved with the student movement. But it does not mean that I will not carry on with the left movement, the movement of struggle. I can go with mass organizations like ADWA that's doing wonderful work for the right of the women. I can be part of AIKS that's working with farmers. I can be part of C2 that's working with trade unions. So I can be part of many mass organizations that not necessarily engaged in electoral politics, or if I get the opportunity, I can enter in electoral politics. But we should not look at only electoral victories as real victories. बहुत अच्छी बात आपने कही है, पसंद आई मुझे आपकी बात की इससे। और ये सब भी एक तरह की प्रेशर ग्रुप्स हैं जो सरकार को सही काम करने और सरकार को सही रास्ते पर लाने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आई कैन नॉट इवन इमेजिन अ वर्ल्ड जहां ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है और सरकार को सिर्फ खुली छूट है कि वो जो चाहे करे। और मैं सोच रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अब ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, जब उन्होंने ये जीत की खबर सुनी होगी तो सोचते होंगे कि मैंने पिछले 11 साल नहीं, उनके राजनीति के पिछले 30 साल में उन्होंने दर्जनों इलेक्शन जीते हैं, लेकिन जेएनयू ये क्या बला है कि वहां पर ना तो कोई भगवा पार्टी चुनाव जीत पाती है, एबीवीपी नजदीक तक आती है लेकिन फिर दूर चली जाती है। गोपिका, आप मुझे बताइए कि क्या वजह है कि लेफ्ट की जो राजनीति है वो, अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को हम देखें तो पूरे भारत में सिर्फ एक राज्य बचा है जहां पर अब सिर्फ लेफ्ट की सरकार है, लेकिन जेएनयू में ऐसी क्या बात है? 9000 सिर्फ वहां पर, 9000 सिर्फ तो नहीं कहना चाहूंगी, 9000 छात्र हैं जिनकी पहली पसंद लेफ्ट की पॉलिटिक्स और लेफ्ट की पार्टियां हैं। क्या वजह है ऐसी जेएनयू में? I think all of us stand on the shoulders of giants. So the comrades who have done politics in JNU before us have laid out this path, a legacy of resistance on which we are standing and doing politics. So if you look at the policies that JNU has been implementing, right from deprivation points, even before the Mandal Commission became a discourse in the country, deprivation points on the basis of the region you're coming from, on the social section you're coming from, JNU has been giving deprivation points to all women, people coming from all marginal sections of this country. GS Cash was first implemented in India in Jawaharlal Nehru University. So all of these discourses, and in 2019, the anti-fee hike movement, the first victory of a mass mobilization against the diktats of the Modi Sarkar.
So the path has been laid down for us, I feel, and we're taking forward that legacy of JNU. And JNU students are also seeing that kilometers away from them, there is Delhi University, where ABVP has been the stronghold, is in Union. And when they're demanding for McDonald's and KFC, we are demanding for affordable mess food. We're demanding for affordable hostel facilities. We're demanding for affordable fee structure. So the stark difference is right in front of them, and they also know that it is only through left union, a union of struggle, a union of resistance, that this progressive structure of JNU, where everyone can dream of coming and attaining higher education, can be kept intact. क्या शानदार आपने बात कही है कि ये पूरी विरासत है आपके सामने, पूरी एक लेगेसी है, राजनीतिक लेगेसी, विरासत, और आप ये भी कह रही हैं साथ साथ कि एक रास्ता आपके लिए पहले से बना हुआ है, उसी रास्ते को आप फॉलो कर रही हैं। लेकिन ये रास्ता तो बिगड़ा भी बहुत है बीच में। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी को अगर हम देखें, लेफ्ट पार्टियों का तो मैंने जिक्र किया, कांग्रेस भी आपकी विचारधारा से बहुत दूर तो नहीं है, लेफ्ट ऑफ द सेंटर हम कह सकते हैं, मोस्टली अ सेंटरिस्ट पार्टी, बट उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कांग्रेस में जो लेफ्ट की तरफ भी झुकते हैं। आप ये कह रही हैं कि यहाँ हम जिस तरह का आपका एजेंडा है उसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन क्या इससे ये पता चलता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स के लिए आप कह रही हैं कि लोग मार्च निकालते हैं, और आपके यहाँ अफोर्डेबल, कि जिसको हर कोई उसका खर्च उठा सके, उसकी बात हो रही है, तो जेएनयू कोई टापू है क्या? मतलब इज इट एन आइलैंड? JNU is definitely not an island, but I also agree that the sort of politics and the environment that we've created in JNU, it also sometimes remains limited to JNU, but our effort is always to sort of give hope to. So yesterday I met with comrades from Kashmir and comrades from Kerala, and both have come to me with so much hope, and they met and they're congratulating. They said that your victory is not a victory just of Jawaharlal Nehru University. It's not just a victory of the Left United panel, not just the victory of JNUSU. There are newspapers, people are discussing in Kashmir, people are discussing in Kerala. So this gives us a lot of hope. So even if electorally the left is not winning, and there are many reasons for it, I would not like to go into that now, but definitely the victory of the Left United panel gives a lot of hope to universities across this country where elections are banned. It gives hope to the people whose politics that we are voicing out. It gives hope to the sections of those society who is not getting time in mainstream media, but they're giving JNU that time. And we are becoming the voices, and we are becoming that voice that the country wants to listen, and the mainstream media has not been giving time or space. So JNU politics has been in some ways limited to the walls of JNU, but beyond that, there's so many people whose eyes are on us, what we are doing, and the sort of victory and the मेरा fight. सवाल भी यही था कि जेएनयू की चार दीवारी से बाहर आखिर लेफ्ट की पॉलिटिक्स को कौन पूछता है, लेकिन आपने एक अच्छा जवाब दिया, और इस जवाब में मुझे कई सवाल भी मिल गए कि क्या जेएनयू और ये जो लेफ्ट की जो जीत हुई है, लेफ्ट के पूरे पैनल की, क्या इससे पता चलता है कि चुनावी स्तर पर हो सकता है लेफ्ट जीतना हासिल कर रहा हो, लेकिन अभी भी देश में जो आइडियोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जो विचारधारा के स्तर पर जो प्रतिरोध है, उसकी आवाज अभी भी लेफ्ट है। ये बहुत शानदार बात है, उस पर मैं आगे बातचीत करूंगी, लेकिन अभी मुझे लगता है हम आप लोगों का इंट्रोडक्शन भी ठीक से नहीं हो पाया। धन, और आप तीनों को देखकर जो मुझे पिछली बात याद आती है, वो याद आता है वो पूरा पैनल जिसमें हम देखा करते थे कन्हैया कुमार को, जिसमें हम देखते थे उमर खालिद को, शहला रशीद को। क्या आपको मैं मान सकती हूँ कि आप एक यंग शहला रशीद हैं, और हुआ क्या शहला रशीद को आखिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हर इंडिविजुअल अलग होता है। शहला रशीद का एक अपना ट्रेजेक्टरी रहा है जब वो जेएनयू में थी, तो मैं यही कहूँगी कि आज उनका जो भी ट्रेजेक्टरी गया है, लेकिन उस वक्त जब वो जेएनयू में थी और उनके बाकी साथी जब जेल में थे, तब शी वाज द वन हु वाज लीडिंग द मूवमेंट देयर। उसके बाद से जो उनका ट्रेजेक्टरी गया है, वो आप देख रहे हैं कि हम जिस तरह के दौर में रह रहे हैं, सरकार की तरफ से या बाकी संस्थाओं की तरफ से तमाम तरह का डोमिनेशन होता है, थ्रेट्स आते रहे होते हैं। एज अ विमेन, एज अ महिला, उनके लिए क्या सिचुएशन रही होगी उस पर मैं पर्सनली नहीं कमेंट करना चाहूंगी, वो उनका डिसीजन है, और उसमें अगेन आई विल नहीं पता, किसी को नहीं पता। मुझे लगा जेएनयू को तो पता होगा कि शहला को आखिर हुआ क्या, जिस नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो प्रतिरोध की आवाज बनी, वो मोदी महान कैसे हो गए अचानक? जेएनयू क्या सोचता है? आप नहीं, जेएनयू क्या सोचता है? देखिए, जेएनयू यही सोचता है कि हम वही मानते हैं कि हम एक इंडिविजुअलिज्म पे बहुत ज्यादा यकीन करने वाले लोग हैं। वो उनका अपना डिसीजन था
जब मैं वही बात कहूंगी कि हम जिस तरह के दौर में रह रहे हैं, आप देखिए कि जो साथी उनके साथ तब काम कर रहे थे उनमें से कितने साथी आज जेल में बैठे हुए हैं। शर्जील की आप बात कीजिए, उमर खालिद की बात कीजिए, वो आज जेल में बैठे हैं। वो जेल में इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे थे। तो सरकार ने किस तरह का निजाम बना दिया इस देश में कि अगर आप उनके खिलाफ सवाल उठाएंगे तो आप पे तमाम तरह का दमन किया जाएगा, आपको जेलों में भर दिया जाएगा। तो कुछ लोग हैं जो उस कॉस्ट पे भी सरकार के खिलाफ सवाल करते रहना जारी करना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उनका अपना एक पॉलिटिक्स होता है। तो अगेन वही है कि वो उनका डिसीजन है, और उसमें जेएनयू के स्टूडेंट्स का वही मानना है कि वो अपने डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। तो यानी आपको लगता है कि ये उनकी महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि उनका एक डर भी हो सकता है इसके पीछे कि वो जेल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि सबको पता है कि तकदीर आपकी क्या होगी अगर आप मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन ये तो वही शहला थी जब नरेंद्र मोदी इतने बड़े मैंडेट के साथ चुन के आए थे 2014 में, और 2015 में डफली बजा बजा के कहती थी जातिवाद के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सबको डाउन डाउन, सबको मुर्दाबाद। तो इस खतरे का अंदाजा तो उनको तब भी रहा होगा। जी, बिल्कुल रहा होगा खतरे का अंदाजा, लेकिन वही है कि हम अपनी जिंदगी में जब कई स्टेजेस आते हैं, जैसे मैं जिस परिवार से आती हूँ तो हमारे घरों में उस तरह की आज़ादी नहीं होती है कि आप इस तरह की पॉलिटिक्स करें। तो जब भी महिलाएं या मार्जिनलाइज तबकों या माइनॉरिटी की कम्युनिटी से लोग आके इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं तो तमाम तरह का प्रेशर होता है घर से भी। तो हम लोग भी आपस में कई बार इस बारे में बात करते हैं कि जब हम लड़ रहे होते हैं तो हम सिर्फ सरकार से नहीं लड़ रहे होते हैं, या कैंपस में सिर्फ एबीवीपी से नहीं लड़ रहे होते हैं, हम तमाम फ्रंट पे लड़ रहे होते हैं। पॉलिटिकल ले लीजिए, पर्सनल ले लीजिए, घर पे भी जब हम बात करते हैं तो घर पे भी हमारी तमाम तरह की बहस होती है कि ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें फेस करना जो है वो यहाँ की महिलाओं का, यहाँ के माइनॉरिटी और मार्जिनलाइज तबके के लोगों का एक तरीके से तकदीर बनी हुई है। मुझे ऐसा लगता है आप उनसे हमदर्दी रखती हैं। बिल्कुल, मैं उन तमाम लोगों से हमदर्दी रखती हूँ जो मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव फ्रंट की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, आज वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके अपने रीजंस घर होंगे। वापसी होगी उनकी। मुझे लगता है कि बहुत आसान है एक कश्मीरी मुस्लिम महिला से सवाल पूछना, और बिना ये सोचे कि वो किस लोकेशन से आती हैं उनके तरफ उंगली उठाना। बेशक ये हमारे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग रहा है कि वो एक उस मुकाम पे थी कि हम जब और यंग थे, वो हमसे सीनियर एक्टिविस्ट रही हैं, हम उनकी ओर देखते थे, एक उम्मीद और एक इंस्पिरेशन के तौर पे उनको मानते थे, और बिल्कुल ये हमारे लिए भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है। लेकिन हम किन लोगों से सवाल पूछते हैं, किन लोगों की तरफ उंगलियां उठाना आसान हो जाता है। तो आप कह रहे हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कह सकते हैं।